हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो? आयंश स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी यूजीसी नेट एमपी सेट टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम है वर्ग एक हिस्ट्री। तो ये दोस्तों अपन वर्ग एक हिस्ट्री में टीजीटी पीजीटी और एमपी सेट यूजीसी नेट का पढ़ेंगे। तो ये चारों एग्जामों के लिए काम आने वाला है। तो आइए दोस्तों, अपन वर्ग एक हिस्ट्री के अंतर्गत अपन मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा ताम्रकाशीन स्थल गोलाकार घरों और बेल पूजा के लिए प्रसिद्ध है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से कोई भी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो ऑप्शन है दोस्तों गिलुंड, ऑप्शन नंबर ए है गिलुंड, ऑप्शन नंबर बी है इनामगांव, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों नवदा टोली और ऑप्शन नंबर डी है कायथा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी इनाम गांव। तो इनाम गांव क्या है, इनाम गांव कहाँ पर है दोस्तों? तो इनाम गांव महाराष्ट्र का एक ताम्रपाषाण स्थल है। याद रखिएगा दोस्तों, इनाम गांव क्या है? महाराष्ट्र का ताम्रपाषाण स्थल है। यहाँ पर गोलाकार घरों के अवशेष और बैल पूजा के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। कहाँ पर बैल गोलाकार घरों के अवशेष और बैल की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो महाराष्ट्र इनाम गांव में, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कायथा संस्कृति किस नदी घाटी से संबंधित है? क्या कह रहा है क्वेश्चन, कायथा संस्कृति किस नदी घाटी से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है चंबल नदी, ऑप्शन नंबर बी है माही, ऑप्शन नंबर सी है छिप्रा, ऑप्शन नंबर डी है गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों कायथा छिप्रा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा छिप्रा। तो छिप्रा में क्या है, कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में छिप्रा नदी के किनारे विकसित हुई है। ये कायथा संस्कृति कहाँ है? मध्य प्रदेश की छिप्रा नदी के किनारे, ठीक है, याद रखिएगा। और इस संस्कृति का काल कब से कब तक के माना जाता है? 2000 से 1800 ईसा पूर्व तक। 2000 से 1800 ईसा पूर्व तक, ठीक है, याद रखिएगा, 2000 से 1800 ईसा पूर्व तक। तो दोस्तों कायथा कहाँ पे? तो कायथा छिप्रा नदी के किनारे, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, राजस्थान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है, आइए अपन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मालवा संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी है आहट बनास संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी है जारवे संस्कृति और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कायथा संस्कृति। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका भी एमपी सेट टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट या वर्ग एक की तैयारी कर रहे हो जो भी भाई बहन, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों आहड़ बनास संस्कृति। तो आहड़ बनास संस्कृति क्या है दोस्तों? यह राजस्थान में पाई जाती है। यह संस्कृति राजस्थान में पाई जाती है। कौन से नदी के किनारे पूछेगा? तो बनास नदी घाटी के किनारे, ठीक है। यह संस्कृति क्या 2600 से 1900 ईसा पूर्व, यह संस्कृति लिख देते हैं दोस्तों, यह संस्कृति 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में विकसित हुई थी। कौन सी संस्कृति? तो राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का केंद्र आहड़ और बनास नदी घाटी में स्थित है। तो यह संस्कृति 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है, मतलब विकसित हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। आप भी अपने से आंसर लगाइए दोस्तों, ठीक है। आप कितने आंसर सही करते हो, इससे एग्जाम में आपकी मस्त मेहनत हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, महाराष्ट्र में ताम्रपाषाणिक काल की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है दायमाबाद, ऑप्शन नंबर बी है इनामगांव, ऑप्शन नंबर सी है जारव्या और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों नेवाशी। आपने और इसके पहले पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर ये आएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ये क्या है? दायमाबाद। तो दायमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ताम्रपाषाणिक काल की सबसे बड़ी बस्ती मानी जाती है। किसको? महाराष्ट्र दायमाबाद को ताम्रपाषाणिक काल की सबसे बड़ी बस्ती मानी जाती है। और यह विशाल ताम्रपाषाण मूर्तियां जैसे बैल, हाथों, रथ के प्रमाण मिले, इस और कृषि के भी प्रमाण मिले। कृषि व्यापार के लिए अति महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है, ठीक है, हमने समझा दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर, आइए दोस्तों ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, भारत में चावल की खेती के सबसे प्राचीन प्रमाण किस ताम्रकालीन स्थान, किस ताम्रपाषाणिक स्थल से मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है दोस्तों,
नवदा टोली, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है चिरौंद, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आहड़ और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनामगांव। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। चिरौंद में भारत में चावल की खेती के सबसे बड़े साक्ष्य मिले थे। ठीक है, और ये चिरौंद कहाँ है दोस्तों? बिहार में। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे, याद रखिए। ठीक है, चिरौंद कहाँ है? बिहार में। कहाँ स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे। ठीक है, हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? सबसे ताम्र पाषाणिक स्थल कौन सा है? ठीक है, कहाँ का? एमपी का। तो ऑप्शन नंबर ये कह रहा है नवदा टोली, ऑप्शन नंबर बी है कायता, ऑप्शन नंबर सी है येरन और ऑप्शन नंबर डी है जारवे। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नवदा टोली। ठीक है, तो नवदा टोली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल है। यहाँ पे कई प्रकार के क्या मिलते हैं दोस्तों? तांबे के औजार। तांबे के औजार बोले तो जैसे मान लो कुल्हाड़ी है, भाले है, छुरिया है आदि मिलती है। और इसकी विशेषता क्या है? बहुरंगीन मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। विभिन्न प्रकार की ज्यामितियां, विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती। ठीक है, आ गया नवदा टोली किसके लिए प्रसिद्ध है ना? आ गया दोस्तों समझ में। और यह एमपी में नर्मदा नदी के तट पर या किनारे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जारवे संस्कृति किस नदी घाटी से जुड़ी है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर सी है गोदावरी और ऑप्शन नंबर डी है महानदी। तो जारवे संस्कृति दोस्तों महानदी मतलब गोदावरी नदी के तट पर है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यह संस्कृति 1400 से 7000 पूर्व के बीच विकसित हुई थी। कब हुई थी? 1400 से 700 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। इतना याद रखिएगा। ठीक है, इसका टाइम पीरियड पूछता है। ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ताम्र पाषाणिक भारत में वस्त्र उत्पादन के सबसे पुराने प्रमाण किस स्थल से मिले? कौन सी स्थल से मिले? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों जारवे, ऑप्शन नंबर बी है इनामागांव, ऑप्शन नंबर सी है आहड़ और ऑप्शन नंबर डी है नवदा टोली। तो इसके पहले हमने नवदा टोली का समझाए थे। नवदा टोली ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, नवदा टोली। तो नवदा टोली कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ये काय के लिए मतलब काय के लिए प्रसिद्ध है? कपास और वस्त्र उत्पादन के प्रमाण मिले। कहाँ पर कपास और वस्त्र उत्पादन के प्रमाण मिले हैं? तो नवदा टोली। और नवदा टोली कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ से कपास के बीज और करंगे मिले हैं। करंगे के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, कपड़ा बुनाई और वस्त्र उद्योग के लिए इस काल में प्रारंभ हो चुका था और बहुत महत्वपूर्ण है। काय के लिए? वस्त्र उद्योग, कपड़ा बनाई, कपड़ा निर्माण के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अपन जिस भी ऑप्शन में जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने का रहेगा तो अपन थोड़ा समझते हुए चलेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके द्वारा ये क्वेश्चन तो बनेंगी, साथ में और भी आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है ताम्र पाषाणिक लोगों की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए शिकार और संग्रहण करना, या ऑप्शन नंबर बी है कृषि और पशुपालन, या ऑप्शन नंबर सी है धातु व्यापार, ऑप्शन नंबर डी है मत्स्य पालन। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा कृषि और पशुपालन। ठीक है, जैसे कृषि और पशुपालन में क्या था दोस्तों? जैसे मान लो प्रमुख फसलें थी गेहूं, जौ, चावल, बाजरा और दालें। पशुपालन में क्या आता है? गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते शामिल थे। और तांबे के औजारों के भी उपयोग से कृषि अधिक उन्नत होती थी। मतलब कृषि के लिए तांबे के औजार भी उपयोग में लाए जाते थे। ठीक है, ताम्रपाषाण के लोग। ठीक है, आ गया इतना समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों? ताम्रपाषाणिक काल में सबसे सामान्य आवासीय संरचना कौन सी थी देखेंगे, आइए। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? आयताकार मिट्टी के घर। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है?
गोलाकार मिट्टी के घर। ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, गोलाकार घास फूस की झोपड़ियाँ। और ऑप्शन नंबर एक कहता है दोस्तों आयताकार मिट्टी के घर। और ऑप्शन नंबर सी कहता है पत्थरों से बने किले बंद घर। ऑप्शन नंबर डी कहता है ईंटों के घर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ये आंसर है, क्या आएगा, आयताकार मिट्टी के घर। तो दोस्तों थोड़ा समझ लेते हैं। ताम्रपाषाण काल में अधिकांश लोग आयताकार मिट्टी के घरों में ही रहते थे, ठीक है। घरों की दीवारें गारों और लकड़ी से बनाई जाती थी। और छत काय की बनती थी दोस्तों, छत होती थी घास फूस की। और कुछ स्थानों पर क्या करते थे, पत्थरों से नींव रखते थे। और घर भी मिले, ठीक है, पत्थरों की नींव घर। और विशेष रूप से बाल्यथाल और इनामा गांव में, कहाँ मिले, और इनामा गांव कहाँ है, एमपी में, ठीक है। आगे समझ में। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ताम्रपाषाणी काल में सबसे अधिक किस धातु का उपयोग किया जाता है। किस धातु का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए है कांस्य, ऑप्शन नंबर बी है लोहा, ऑप्शन नंबर सी है तांबा, और ऑप्शन नंबर डी है चांदी। ये तो आपने दोस्तों प्राइमरी मिडिल स्कूल में भी पढ़ा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपके लिए क्वेश्चन नए नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा आंसर, क्या आएगा, तांबा। ताम्रपाषाणी काल में तांबे का सबसे अधिक उपयोग किया जाता था, ये तो आपको ही पता है। ताम्रपाषाण तांबा, थोड़ा ऐसे लॉजिक से याद करिए, ताम्रपाषाण तांबा। तो तांबे से क्या बनाए जाते थे दोस्तों, ताम्रपाषाणी काल में तांबे से कुल्हाड़ी भी बनाते थे, भाले छुरिया आभूषण बनाए जाते थे। और क्या बनाया जाता, ताम्रपाषाणी सभ्यता में तांबे के व्यापार के प्रमाण भी मिले। काय के प्रमाण मिले दोस्तों, तो तांबे के व्यापार के प्रमाण मिले, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, चित्रित धूसर मृदांड है ये, ठीक है। मृदांड संस्कृति को आमतौर पर किस बाद की मतलब किसके बाद की सभ्यता माना गया है, ठीक है। चित्रित धूसर मृदुंड संस्कृति को आमतौर पर किस बात की सभ्यता माना गया है, मतलब किस बात से सभ्यता से जोड़ा गया है, ठीक है। तो जोड़ा गया है, जोड़ा जाता है, माना गया है, ठीक है। अब इसका है ऑप्शन नंबर ए वैदिक सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी मौर्य सभ्यता, और ऑप्शन नंबर डी कुषाण सभ्यता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, ठीक है, वैदिक सभ्यता। इसका आंसर होगा वैदिक सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, नवपाषाण काल के लोगों के द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था, ठीक है। कौन सा था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए भेड़, ऑप्शन नंबर बी बकरी, ऑप्शन नंबर सी कुत्ता, और ऑप्शन नंबर डी घोड़ा। तो आप सभी को पता है नवपाषाण काल में क्या मानते थे, कुत्ते को, ठीक है। नवपाषाण काल में जब ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका मतलब, नवपाषाण काल में क्या होता था जो दोस्तों, जब मानव में क्या हुआ, कृषि स्थानांतरित हो गया और उनके रहने के लिए घर, कृषि कार्य के लिए पशुपालन शुरू किया और क्या किया, कुत्ते को पालतू बनाया। बहुत महत्वपूर्ण था ये, क्योंकि मानव के लिए शिकार में मदद करते थे। मानव के लिए शिकार में मदद कौन करते थे, तो कुत्ते लोग, ठीक है। आगे इतना समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति मुख्य रूप से किस नदी घाटी में पाई जाती है। किस नदी घाटी में पाई जाती है दोस्तों, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गंगा यमुना घाटी, ऑप्शन नंबर बी है ताप्ती घाटी, ऑप्शन नंबर बी है नर्मदा घाटी, ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा घाटी, और ऑप्शन नंबर डी है कृष्णा घाटी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी क्या है, मान लो मालवा संस्कृति मुख्य रूप से कहाँ स्थित है दोस्तों, नर्मदा घाटी में स्थित हुई। इस संस्कृति के लोग काय में निर्भर थे, कृषि और पशुपालन पर निर्भर थे। और ये चित्र काय से बनाते थे, चित्र और बर्तन दोस्तों मिट्टी के, ठीक है। काय पे निर्भर थे दोस्तों, तो मालवा संस्कृति के लोग कृषि और पशुपालन पे विकसित थे, ठीक है, पर निर्भर थे। और यहाँ पे तांबे के औजार भी बनाए जाते थे। और क्या मिले दोस्तों, मालवा संस्कृति ताम्रपाषाणिक में क्या मिले, मकानों के अवशेष मिले और तांबे के औजार मिले, ठीक है। अब आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किस राजवंश ने जारी की थी। किस राजवंश ने जारी की थी, ऑप्शन नंबर ए है मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर बी है कुषाण वंश, ऑप्शन नंबर सी है सातवाहन वंश, ऑप्शन नंबर डी है गुप्त वंश।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कुषाण वंश। हमने दोस्तों कुषाण वंश थ्योरिकल बहुत ही अच्छे से पढ़ाए थे हिस्ट्री में। तो क्या है, भारत में सबसे पहले सुव्यवस्थित रूप से स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी किए थे? कुषाण वंश ने। कब जारी किए थे? लगभग पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक, ठीक है, पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक, ठीक है, तो कुषाण वंश ने जारी किए थे। तो कुषाण राजा भीम कटपिशेष और कनिष्क ने उच्च गुणवत्ता वाले सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है। वहां पर क्या था? राजा की मूर्तियां और ग्रीक, ईरानी तथा भारतीय देवी देवताओं के चित्र थे। क्या था दोस्तों? राजाओं की मूर्तियां और ग्रीक, ईरानी, भारतीय देवी देवता के चित्र अंकित थे। कहाँ पर दोस्तों? तो स्वर्ण मुद्राएं पर। किसने चलाया था? तो कुषाण वंश ने। आगे इतना समझ में, कब चलाया था? तो पहली से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक, ठीक है। आगे इतना समझ में। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। तो प्राचीन भारत में दिनार शब्द का प्रयोग किस प्रकार की मुद्रा के लिए किया जाता है? किस प्रकार की मुद्रा के लिए किया जाता है? आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है चांदी की मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी है स्वर्ण मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों तांबे की मुद्रा, और ऑप्शन नंबर डी है शीशे की मुद्रा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों दिनार स्वर्ण मुद्रा। दिनार कहाँ से बनता है? स्वर्ण मुद्रा। मतलब दिनार शब्द का उपयोग मुख्य रूप से स्वर्ण मुद्राओं के लिए किया जाता है, ठीक है। यह शब्द दिनार क्या? संस्कृत के दिनारम और लेटिन भाषा से लिया गया। कहाँ से लिया गया दोस्तों? संस्कृत से दिनारम और लेटिन भाषा से, जो कि गुप्त शासकों विशेषकर क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त ने इसे उच्च गुण वाले दिनार स्वर्ण मुद्रा जारी किए थे। किसने? तो चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त ने, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है दोस्तों? भारत में अपनी छवि वाले सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन नंबर डी हर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों कनिष्क। तो देखिए, भारत में पहली बार अपनी छवि वाले सिक्के कुषाण शासक कौन थे दोस्तों? कनिष्क। सबसे पहले कुषाण शासक कौन थे? कनिष्क। इस सिक्कों पर ग्रीक, अरमाइक लिपि में लेखन और बौद्ध, हिंदू, ईरानी देवी देवता के चित्र थे। क्या था? यहाँ की लिपि क्या थी दोस्तों? ग्रीक और अरमाइक, और कौन से देवी देवता के? बौद्ध और हिंदू, ईरानी देवी देवता के चित्र अंकित थे, ठीक है। और ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? सातवाहनों द्वारा जारी सिक्कों की विशेषता क्या थी? सातवाहनों द्वारा जारी सिक्कों की विशेषता क्या थी? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए द्विभाषी लेखन, ऑप्शन नंबर बी केवल पंच चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी शीशे का उपयोग, और ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण मुद्रा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों शीशे का उपयोग। शीशे का उपयोग क्या? देखिए, सातवाहनों ने क्या किया? विभिन्न धातुओं के सिक्के बनाए थे। किसने? सातवाहनों ने। लेकिन क्या था दोस्तों? उसके सिक्के प्रमुख शीशे के थे। प्रमुख सिक्के कहाँ के थे? शीशे के। इनके सातवाहनों के। और अन्य सिक्के कहाँ के बने थे दोस्तों? तांबा, चांदी, स्वर्ण मुद्राएं, दुर्लभ मुद्राएं। सातवाहनों सिक्के पर प्राकृत भाषा और कौन सी लिपि का? स्वर्ण मुद्राओं पर कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था? तो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि का, ठीक है। आगे इतना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? गुप्तकालीन सिक्के मुख्य रूप से किस कलात्मक विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? किस कलात्मक विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उच्च स्वर्ण सामग्री, ऑप्शन नंबर बी है जटिल सुलेख, ऑप्शन नंबर सी है देवता और शासकों का चित्रण, ऑप्शन नंबर डी है चौकोर डिजाइन, मतलब चौकोनी डिजाइन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए दोस्तों, गुप्तकालीन शासकों में राजा की विभिन्न मुद्राएं जैसे क्या थी दोस्तों? युद्ध, संगीत, पूजा में छवियां होती। समुद्रगुप्त ने क्या किया? सिक्कों पर वीणा बजाती हुए और अश्वमेघ, मतलब समुद्रगुप्त काय का वर्णन करते सिक्कों पर वीणा बजाती हुई, सिक्कों पर वीणा बजाती हुई और अश्वमेघ द्वारा ये यंत्र, मतलब ये करती है, चित्र डालते काय में? सिक्के पर। कौन? तो चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त वीणा बजाती है और अश्वमेघ यज्ञ करते हुए चित्रण मिलता है। कहाँ पर? समुद्रगुप्त के सिक्कों पर, गुप्तकालीन सिक्कों पर, ठीक है। और ये सिक्के दोस्तों सुनहरे रंग के होते, थोड़ा भूरे सुनहरे रंग के होते, ठीक है। आ गए इतना समझ में। आप क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है दोस्तों? तो पंच चिन्हित मुद्रा जारी करने से कौन सा मौर्य शासक जुड़ा हुआ है? आइए देखते कौन सा शासक जुड़ा हुआ है।
ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी है अशोक, ऑप्शन नंबर डी है बृहदत्त। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए मौर्य काल में है दोस्तों पंचचिन्हित सिक्कों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। कौन से काल में? मौर्य काल में। तो उस सिक्कों पर क्या होता था? सिक्कों पर सूर्य, वृक्ष, पर्वत, बैल, हाथी आदि के प्रतीक अंकित होते थे। काय में? सिक्कों पर। तो सिक्के क्या होता था? सिक्के चांदी और तांबे के होते थे। काय के होते थे? सिक्के चांदी और तांबे के। और चित्र काय का अंकित था दोस्तों? सूर्य, वृक्ष, पर्वत, हाथी, बैल। कौन से काल के सिक्के? तो मौर्य काल के मुद्राएं सिक्के पर, ठीक है। और इनका प्रचलन चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में हुआ था। कब हुआ था? तो 321 से 297 ईसा पूर्व। कब हुआ था दोस्तों? 321 से 297 ईसा पूर्व, 297 ईसा पूर्व तक। तो इस काल की मुद्रा में काय के चित्र अंकित थे? तो सूर्य, वृक्ष, पर्वत, हाथी। और काय के बने हुए थे? चांदी और तांबे के, ठीक है। इतना याद रखिएगा मौर्य काल के पंच चिन्ह को, ठीक है। मौर्य काल के पंचचिन्हित सिक्कों पर, ठीक है, व्यापक प्रयोग होता था इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। गुप्त शासकों ने अपने सिक्कों पर किन देवताओं का चित्रण किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है शिव और विष्णु, ऑप्शन नंबर बी है इंद्र और अग्नि, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मा और सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी है लक्ष्मी और कार्तिकेय। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों शिव और विष्णु। देखिए गुप्त शासकों ने दोस्तों शिव, विष्णु, लक्ष्मी और दुर्गा जैसे हिंदू देवी देवताओं को अपने सिक्के पर दर्शाए थे। क्या क्या था? शिव, विष्णु, लक्ष्मी, दुर्गा जैसे हिंदू देवी देवताओं को अपने सिक्कों पर दर्शाया था। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के पर क्या रहता है? विष्णु और गरुड़ की छवियां पाई जाती। और कुछ सिक्कों पर अश्वमेध यंत्र मतलब अश्वमेध यज्ञ का हास्य भी अंकित रहता है, ठीक है, उनका दृश्य भी अंकित रहता है कुछ चित्रों पर अश्वमेध यंत्र का, अश्वमेध यज्ञ का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है दोस्तों? टका शब्द का उपयोग किस वंश के दौरान किया गया था? किस वंश के दौरान किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर बी है गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली सल्तनत और ऑप्शन नंबर डी है विजयनगर, ठीक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी होगा दिल्ली सल्तनत। देखिए टका क्या है दोस्तों? टका एक चांदी की मुद्रा है जिसे दिल्ली सल्तनत में 16वीं शताब्दी में जारी किया गया था, शुरुआत किया गया था 16वीं शताब्दी के दौरान, ठीक है। और पहली बार किसने लाया था दोस्तों टका? पहली बार टका शब्द का प्रयोग किसने जारी किया था? तो इल्तुतमिश ने, ठीक है। सल्तनत काल में सोने की मुद्रा को क्या कहते हैं? दिनार, और चांदी की मुद्रा को टका कहते हैं। ये लाइन लिख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्तनत काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता है और चांदी की मुद्रा को टका कहते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? विजयनगर साम्राज्य द्वारा जारी सिक्कों पर किस भाषा में शिलालेख थे? किस भाषा में शिलालेख थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी है तमिल, ऑप्शन नंबर सी है तेलुगु और कन्नड़, ऑप्शन नंबर डी है फारसी। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी तेलुगु और फारसी। देखिए विजयनगर साम्राज्य दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक के दोस्तों? 1336 से 1646 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 1646 ईसा पूर्व तक क्या करते हैं? सिक्कों के मुख्य रूप क्या होते? तेलुगु और कन्नड़ भाषा में लिखते। कहाँ पर? विजयनगर साम्राज्य में। तो इस साम्राज्य के प्रमुख शासक कौन कौन थे? हरिहर, बुक्का, कृष्णदेवराय इसमें शामिल थे। तो देखिए दोस्तों हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य 1334 में हमने पढ़े हैं। दो सगे भाई रहते, कौन? हरिहर और बुक्का, ठीक है। आ गया इतना समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? किस मुगल सम्राट ने राशि श्रृंखला के सिक्के जारी किए थे? किसने जारी किए थे? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब और ऑप्शन नंबर डी है शाहजहां। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी होगा जहांगीर। देखिए जहांगीर ने क्या किए थे? जितने भी 12 प्रकार की राशियां होती, मेष, कुंभ, वृषभ, धनु, ठीक है, मिथुन, कर्क, जितने भी 12 प्रकार की राशियां होती, तो जहांगीर ने राशियों की श्रृंखला के आधार पर सिक्के जारी किए थे,
ठीक है। यह सिक्के अत्यधिक कलात्मक थे और सूर्य तथा चंद्रमा के प्रतीक भी होते थे। मतलब जो राशियों के द्वारा जो बनाए गए सिक्के थे वह सूर्य और चंद्रमा के क्या थे, प्रतीक थे, और यह कलात्मक थे। जहांगीर ने क्या किया था, सिक्कों पर फारसी भाषा में लिखे थे। जहांगीर के सिक्के कौन सी भाषा में थे, तो फारसी भाषा में। आए इतना समझ में। हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, विश्व के सबसे भारी स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले भारतीय राजा कौन थे। कौन थे, ऑप्शन नंबर ए हर्ष, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय क्या है, एक सम्राट है। कौन सा सम्राट, विक्रमादित्य ने विश्व के सबसे भारी स्वर्ण मुद्रा जारी किए थे। इसका वजन कितना होता है दोस्तों, इसका वजन होता है 8 से 10 ग्राम। इस जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो सिक्के जारी किए थे उसका वजन 8 से 10 ग्राम तक के होता है, ठीक है। और बाकी सिक्कों का वजन ओनली 4 ग्राम होता है, ठीक है, ओनली 4 ग्राम। इन सिक्कों में क्या है, शास्त्री, राजा, देव देवताओं के चित्र अंकित होते हैं। किसमें, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो स्वर्ण सिक्के जारी किए हैं उसका वजन 8 से 10 ग्राम होता है, और इनमें लक्ष्मी और देवी देवता, राजा, शास्त्रियों की क्या है, तस्वीर, चित्र बने हुए होते। आ गए दोस्तों इतना समझ में। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, हम ऐसे ही एमसीक्यू लाते रहेंगे। थ्योरिकल पढ़ा के हो गया। आज की क्लास आप लोगों के लिए यूजीसी नेट, एमपी सेट और भी अन्य एग्जाम के लिए वर्ग 1 हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप मेरी क्लास देखते हो दोस्तों, तो सभी से विनती है कि काफी पेन लेकर बैठिएगा। मेरी क्लास देखते हो तो चाहे एमसीक्यू हो या थ्योरी हो, वो आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं। आपके पास प्रॉपर थ्योरिकल नोट्स बन जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अब आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।